नमस्कार बच्चों, मैं प्रतीक रस्तोगी स्वागत करता हूं आप सभी का मदर मेरेकल डिजिटल क्लासेस में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 9 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो बच्चों, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया यानी कि भारत में फूड की सिक्योरिटी, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। खाद्यान्न पदार्थों की सिक्योरिटी के बारे में क्यों की जाती है, कहाँ होती है, कैसे की जाती है, ये सब जानकारी हम यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर और जान लेते हैं हम इस चैप्टर में किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। टॉपिक इन दिस चैप्टर: व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? फूड सिक्योरिटी क्या है? वाई फूड सिक्योरिटी? फूड सिक्योरिटी क्यों की जाती है? हु आर फूड इनसिक्योर? कौन कौन से लोग हैं जो फूड इनसिक्योरिटी जिनको होती है? कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो फूड सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी के अंतर्गत आते हैं? फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, भारत में फूड सिक्योरिटी। व्हाट इज बफर स्टॉक? बफर स्टॉक किसे कहते हैं? व्हाट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि पीडीएस सिस्टम किसे कहते हैं? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसे कहते हैं? करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आज की डेट में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की स्थिति क्या है? रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन फूड सिक्योरिटी, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज का क्या क्या रोल है फूड सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, चलिए जान लेते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर और पढ़ते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है व्हाट इज फूड सिक्योरिटी। व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? फूड इज एन एसेंशियल एज एयर। फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल and available food to accessible to all, and accessible food is affordable to all people at all time। तो यहाँ पर देखो बच्चों, साफ सीधी बात है, जिस तरीके से हमारे लिए हवा आवश्यक है उसी तरीके से फूड भी उतना ही आवश्यक है। फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल, यानी कि सभी लोगों को फूड अवेलेबल हो सके, यानी कि फूड प्राप्त हो सके, खाने का मटेरियल प्राप्त हो सके, यही फूड सिक्योरिटी है। दूसरा पॉइंट है इसके अंदर, अवेलेबल फूड इज एसेसिबल टू ऑल। सेकंड थिंग है कि यह फूड सभी के लिए एक्सेसिबल हो। अवेलेबिलिटी होना ही काफी नहीं है, एक्सेसिबल भी हो, यानी कि कोई भी व्यक्ति जाके उस फूड को ले सके, ठीक है, हर एक व्यक्ति तक वो फूड पहुंच सके। एंड accessible food is affordable to all people at all time। accessible food का मतलब जो यहाँ पर कहा गया है कि वो जो accessible food है जो हमारे पास, वो सभी लोगों के लिए affordable हो, यानी कि वो उसे ले सकें और खा सकें किसी भी समय में, किसी भी परिस्थिति में। तो यही चीज है, मेन तीन चीजें रखी गई हैं फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत: अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। समझ में आया बच्चों? ये तीन पॉइंट ध्यान रखेंगे। मेन क्वेश्चन आता है आपका 2 नंबर का यहाँ पर, व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? तो आपको यही लिखना है, हियर द फूड अवेलेबिलिटी रेफर्स टू अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन कंट्रीज, यानी कि देश के अंदर जितने भी फूड अवेलेबल हैं उसकी अवेलेबिलिटी को यहाँ पर फूड अवेलेबिलिटी बोला गया है। एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड मीन्स फूड इज विद इन अ पीपल रीच। कोई सा भी फूड, यानी कि जो फूड हमारे पास, एसेसिबिलिटी ऑफ फूड का मतलब यहाँ पे बोला गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास फूड पहुंच सके, तो हर एक व्यक्ति के रीच में क्या हो, फूड हो, तो इसीलिए इसे बोला गया एसेसिबिलिटी ऑफ फूड। अफोर्डेबिलिटी ऑफ फॉर फूड मींस टू पीपल आर बाय टू द एबल टू बाय इट। ठीक है, अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड रेफर टू पीपल आर एबल टू बाय इट, यानी कि साफ साफ बोला गया है कि कोई अवेलेबिलिटी ऑफ फूड का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति उसे जाके खरीद सके और आसानी से एबल टू बाय, यानी कि उसे खरीद के खा सके, कंज्यूम कर सके। समझ में आया बच्चों? तो अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, जो कि हमारे देश में बहुत अलग अलग है। ठीक है, तो किस तरीके से क्या है, इसी चैप्टर इसी चीज के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है, क्रिएशन ऑफ बफर स्टॉक इज ऑल्सो डन इन दिस सिस्टम। इन फूड सिक्योरिटी सिस्टम बफर स्टॉक इज टू बी मेंटेन। बफर स्टॉक को हम मेंटेन करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कई जगहों पर फूड तो होता है, और क्यों बफर स्टॉक क्रिएट करते हैं, पीडीएस सिस्टम क्या होता है, इन सब के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये सब फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर जो बोला गया है कि इस सिस्टम के अंतर्गत बफर स्टॉक भी क्रिएट किया जाता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है बफर स्टॉक, इसको मैं अभी आगे समझाऊंगा। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, नेक्स्ट टॉपिक की ओर। व्हाट इज फूड, व्हाई फूड सिक्योरिटी? फूड सिक्योरिटी क्यों है, क्यों करनी चाहिए फूड सिक्योरिटी? ठीक है, किस लिए करनी चाहिए? फूड सिक्योरिटी हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ फूड।
ठीक है, डिजास्टर के समय में, किसी भी नेचुरल डिजास्टर्स के समय जहां पर फूड की कमी हो जाती है, उस समय पे फूड सिक्योरिटी का होना अत्यंत आवश्यक है। आपको पता है जैसे हमारे देश में बहुत सारी आपदाएं आती रहती है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, पहले मैं इस स्लाइड को पढ़ लेता हूँ, देन मैं आपको समझा दूंगा। एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, फ्लड और ड्रॉट etc., production of food grain decreased, which creates a situation of decrease in food availability. The attainment of food security therefore involves eliminating current hunger and reducing the risk of future hunger. Famine of Bengal in 1943 was the most devastating famine. तो यहाँ पर देखो साफ साफ बोला गया है कि जो फूड सिक्योरिटी करी जाती है वो हम इसलिए रखते हैं ताकि हम फ्यूचर में होने वाली डिजास्टर्स के लिए अपना एक रिजर्व बना के रखें, ताकि उन नेचुरल डिजास्टर्स, जो डिजास्टर के कारण लैक ऑफ फूड हो रहा है हमारे देश में, उसको हम पूरा कर सकें। ठीक है, एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर, जब हमारे देश में नेचुरल डिजास्टर होती है, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ जाता है, भूकंप आ जाता है या कोई बाढ़ आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में हमारे देश में फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन होता है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी कि उत्पादन स्तर घट जाता है। यही कारण होता है जिसके कारण हमारे देश में फूड की अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ऐसी स्थिति में हमारे देश में फूड की अवेलेबिलिटी जो होती है डिक्रीज हो जाती है, यानी कि कम हो जाता है फूड हमारे देश में। द अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी देयरफॉर इन्वॉल्व्स एलिमिनेटिंग करंट हंगर एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्यूचर हंगर। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि फूड सिक्योरिटी जो है एलिमिनेट करता है जो करंट हंगर है, यानी कि जो जिन लोगों को भूख है उन लोगों की भूख को मिटाने के लिए हम फूड सिक्योरिटी को करते हैं। और सेकंड है कि जो भविष्य में होने वाली हंगर है, यानी कि भूख के कारण जो लोग मरने वाले हैं, या भूख से लोगों को बचाने के लिए, उस रिस्क से बचाने के लिए हम फूड सिक्योरिटी को करते हैं। फेमाइन ऑफ बंगाल इन 1943 वाज द मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइन, यानी कि जो हमारे देश में सबसे बड़ी आपदा आई थी। फेमाइन क्या होता है इसको मैं अभी आगे समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ी जो फेमाइन हुई थी भारत में वो हुई थी बंगाल में 1943 में भारत में सबसे बड़ी एक आपदा आई थी, जिसके थ्रू फेमाइन क्या कंडीशन होती है, जब नेचुरल डिजास्टर आते हैं और बहुत सारे लोग भूख के कारण मरने लगते हैं। ठीक है, और कोई पैंडेमिक फैल जाती है, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं फेमाइन। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है फेमाइन ऑफ बंगाल इन 1943 वाज मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइन, यानी कि 1943 में बंगाल की जो हमारी फेमाइन थी वो देश की सबसे बड़ी फेमाइन थी। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी नई स्लाइड की ओर। हु आर फूड इनसिक्योर, कौन कौन से लोग ऐसे होते हैं जो फूड इनसिक्योर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से लोग हैं जो इस फूड इनसिक्योरिटी के अंतर्गत आते हैं। तो सर्वप्रथम जान लेते हैं, पहला पॉइंट पढ़ते हैं। इन रूरल एरिया landless and the small farmers, traditional artisan like blacksmith, provider of the services like washerman, petty self-employed workers and destitutes are come under the category of food unsecure। तो बच्चों आपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा जो छोटे लैंडलेस फार्मर्स होते हैं वो इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। ट्रेडिशनल आर्टिसन, हस्तशिल्पकार जो होते हैं, हस्तशिल्प करने वाले यानी कि जो हस्तकला का ज्ञान रखते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। ब्लैक स्मिथ यानी कि छोटी छोटी कलाओं का ज्ञान रखने वाले वो लोग आते हैं इसके अंतर्गत। प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज लाइक वॉशरमैन, ठीक है, वॉशरमैन जो होते हैं या आपका स्वीपर होते हैं, वो सारी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स जो छोटे छोटे काम करते हैं, ऐसे वर्कर्स इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं जिनको फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत, इनसिक्योरिटी के अंतर्गत ग्रुप में रखा गया है। In urban area, person who employed in ill-paid occupation and casual laborers are food insecure. These labor come under seasonal worker have low wages. ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा अब शहरी क्षेत्र की अगर मैं बात करता हूं तो ऐसे लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों से हटकर शहरों में क्या कर रहे हैं, ऐसी जगहों पर काम कर रहे हैं जहां पे ना प्रॉपर एनवायरनमेंट है, ना उन्हें प्रॉपर फूड मिल रहा है, बल्कि सस्ते काम रेट पर उन्हें काम करना पड़ रहा है। ठीक है, कैजुअल लेबर जो छोटे छोटे काम करते हैं, कोई किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, किसी लो लेबर वर्क पे जो काम कर रहे हैं, ऐसे लोग सारे शहरी क्षेत्रों में किसके अंतर्गत आते हैं, फूड इनसिक्योरिटी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा लेबर्स इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। जिन्हें सिर्फ सीजनल वर्क मिलता है वो भी इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं फूड इनसिक्योरिटी के।
Children under the age of 5 years, large proportion of pregnant and the nourishing mothers are also come under the category of food insecure. देखो फूड इनसिक्योरिटी ग्रुप्स के अंतर्गत 5 साल से छोटे बच्चे या 5 साल से छोटे बच्चे, ऊपर से लार्ज जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, लार्ज प्रोपोर्शन महिलाएं, उनका बहुत बड़ा अनुपात यहाँ पर आता है, यानी कि सारी महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं उनका बहुत बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। ठीक है, जो मदर्स बनी है रिसेंटली वो इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि फूड इनसिक्योर कैटेगरी के अंतर्गत स्मॉल फार्मर्स, वॉशरमैन, पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, अर्बन क्षेत्रों से अगर बात करें कैजुअल लेबर्स, ठीक है, इल पेड ऑक्यूपेशनल लेबर, ठीक है, और आपके सीजनल वर्कर्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपके चिल्ड्रंस विच हैव लेस देन 5 years old, जो 5 साल से कम की उम्र वाले हैं। proportion of the large proportion of the pregnant women, ठीक है, नरिशिंग वुमेन, ठीक है, और person who has not able to fulfill their daily requirement of people come below poverty line also food insecure। ऐसे लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आते हैं और जो अपनी डेली रिक्वायरमेंट के फूड को भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं, जो अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स को पूरा भी नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोग सभी फूड इनसिक्योरिटी के अंतर्गत आते हैं। People belonging to the same schedule caste and OBC are also come under the head of food insecurity। तो आपने जाना होगा ऐसे लोग जो शेड्यूल कास्ट या OBC या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं वो सारे लोग किसके अंतर्गत आते हैं, उसके बहुत से लोग किसके अंतर्गत आते हैं, फूड इनसिक्योरिटी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। स्टारवेशन एंड फेमाइन। व्हाट इज स्टारवेशन? If such calamity happen in a very widespread area, it stretch over a longer time period, it may cause a situation of starvation। इसे कहते हैं भूखमरी। स्टारवेशन का मतलब है भूखमरी। जब ऐसी कोई क्लाइमेटी यानी कि क्लाइमेट के कारण, कोई नेचुरल डिजास्टर या नेचुरल हैपन के कारण किसी बहुत बड़े क्षेत्र में, ठीक है, भूखमरी मर जाती है, यानी कि खाने के लिए कुछ नहीं होता, लोग मरने लगते हैं, तो ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है, बहुत लंबे समय तक वो बीमारी चलती है या बहुत लंबे समय तक वो सूखा या कोई क्लाइमेट कंडीशन के कारण वहां पर लोगों में हंगर पैदा हो जाता है, तो इसे कहते हैं स्टारवेशन, इसे कहते हैं भूखमरी। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका फेमाइन। फेमाइन क्या है? अ मैसिव स्टारवेशन माइट टेक अ टर्न ऑफ फेमाइन। अगर स्टारवेशन बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़े क्षेत्र में हो जाए और बहुत लंबे समय के लिए हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? फेमाइन। ठीक है, फेमाइन की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वाइड स्प्रेड डेथ और एपिडेमिक, यानी कि बहुत ज्यादा लोगों की डेथ होने लग जाती है उस क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत, और एपिडेमिक हो जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा बीमारियां फैलने लग जाती हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। समझ में आया बच्चों? तो फेमाइन और स्टारवेशन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इन इंडिया सम स्टेट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर लाइक बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो जैसा कि आपको पता है हमारे देश में जो प्रपोर्शन है फूड्स का वो बहुत अलग अलग है। ठीक है, अनप्रपोर्शनेट है। तो अनप्रपोर्शनेट क्यों है उसका मैं रीजन बता देता हूं। तो कुछ क्षेत्रों में तो आपको खेती बहुत ज्यादा स्तर पे होती है और उनका मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस होता है। ठीक है, तो जैसे कि बोला गया है हमारे जो बहुत सारे फूड इनसिक्योर क्षेत्र हैं वो सबसे ज्यादा कौन सा है? बिहार है। बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी है। दूसरा उड़ीसा जहां पे फूड इनसिक्योरिटी है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, इसके कुछ अंग बहुत ही ज्यादा गरीब है और जहां पर फूड इनसिक्योरिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है। हंगर आर ऑल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। भूख भी एक लोगों की फूड इनसिक्योरिटी के अंतर्गत आता है, यानी कि जो भूखे लोग होते हैं वो भी फूड इनसिक्योरिटी के अंतर्गत आते हैं। फूड इनसिक्योरिटी दो तरीके की होती है, हंगर दो तरीके की है, एक क्रोनिक और सीजनल डायमेंशन। एक सीजनल टाइप पे होती है और एक क्रोनिक होती है। क्रोनिक किसे कहते हैं, सीजनल क्या होते हैं, ये अभी आप आगे पढ़ेंगे। टाइप ऑफ हंगर्स देख लीजिए, यहाँ पर एक डाटा दे रखा है मैंने। 1983 में ग्रामीण क्षेत्रों में सीजनल हंगर वाले कौन से कितने परसेंट लोग थे? 16.2। ठीक है, और क्रोनिक हंगर वाले 2.3। 1993 में और 1994 में
जो ग्रामीण क्षेत्रों से सीजनल हंगर वाले थे वो 4.2 थे और क्रोनिक हंगर वाले 0.9 थे, टोटल 5.1% थे। ठीक है, इसी तरीके से 1999 में एंड 2000 में जो रूरल क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में, उसमें सीजनल जो हंगर वाले लोग थे वो 2.6% थे। इसी तरीके से क्रोनिक हंगर वाले 0.7% थी उनकी संख्या। टोटल था 3.3। अर्बन क्षेत्रों में कितना था? 8083 में 5.6 सीजनल और क्रोनिक था 0.8, टोटल थी 6.4% हंगर। ठीक है, अर्बन क्षेत्र में 1993 1994 में 1.1, क्रोनिक क्षेत्र में आपका 0.5, टोटल हंगर थी 1.6। ठीक है, इसी तरीके से अर्बन क्षेत्रों में यानी कि शहरी क्षेत्रों में 1999 और 2000 में सीजनल थी 0.6 और क्रोनिक थी 0.3, टोटल हंगर थी 0.9%। ठीक है बच्चों, तो ये टाइप से एग्जाम्पल दिया था हमने, एक डाटा कलेक्ट करा हुआ है, उसको बताया गया है कि किस तरीके से हमारे देश में हंगर थी 1983 से 2000 के बीच। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सीजनल हंगर किसे कहते हैं? व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू गेट द वर्क फॉर एंटायर ईयर देन दे केम अंडर द कैटेगरी ऑफ सीजनल हंगर। यानी कि ऐसे लोग जो सीजन में ही काम कर पाते हैं, यानी कि पूरे साल के लिए उनके पास काम नहीं होता, ऐसे लोगों को इस कैटेगरी के अंदर रखा गया है, जिन्हें सीजनल हंगर कहा जाता है। इट इज रिलेटेड टू द साइकिल ऑफ फ्रूट ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग। मोस्टली जो लोग होते हैं फूड ग्रोइंग से रिलेटेड होते हैं और हार्वेस्टिंग से रिलेटेड होते हैं। इस क्षेत्र में जो सीजनल हंगर होती है जिनको, वो या तो फूड ग्रोइंग के क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं या हार्वेस्टिंग के क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं। दिस इज प्रिवेंट इन द रूरल एरिया बिकॉज ऑफ द prevalent in the rural area because of seasonal nature of agricultural activity, and urban area because of casual labor. There is a less work for casual construction labor during the raining season. आपको पता है, देखो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग खेती करते हैं वो सीजनल खेती करते हैं, तो सीजनल खेती होने के कारण कुछ समय पे उनके पास काम होता है, जिस समय उनके पास प्रॉपरली खाना फूड होता है, लेकिन पूरे साल के लिए उनके पास काम नहीं होता। समझ में आ गई बात? यानी कि सीजनली वो काम करते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग सीजनली करते हैं। इसी तरीके से शहरी क्षेत्रों में कैजुअल लेबर आपने देखा होगा, जो पूरे साल काम नहीं कर पाते, ऐसी लेबर जो बारिश में काम नहीं कर पाती। बहुत सी लेबर ऐसी होती है जो बारिश में कंस्ट्रक्शन वर्क, कैजुअल कंस्ट्रक्शन लेबर जो होती है वो बारिश में काम नहीं करते हैं, तो उनके पास काम पूरे साल नहीं रहता है। एक तरीके से देखा जाए उन्हें किस में रखा गया है? सीजनल हंगर के अंतर्गत रखा गया है। दिस टाइप ऑफ हंगर एग्जिस्ट व्हेन अ पीपल इज अनेबल टू गेट वर्क फॉर द एंटायर ईयर। यानी कि सीजनल हंगर का मतलब है, सीजनल हंगर रेफर्स a hunger that exists of a person unable to get the work for the entire year। समझ में आया? पूरे साल के लिए किसी व्यक्ति को किसी काम नहीं मिलता है, तो ऐसे कैटेगरी के लोगों को हम सीजनल हंगर कैटेगरी में रखते हैं। समझ में आया? अब आ जाते हैं क्रोनिक हंगर। क्रोनिक हंगर किसे कहते हैं? क्रोनिक हंगर इज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डाइट परसिस्टली inadequate in terms of quantity and quality। क्रोनिक हंगर ऐसी स्थिति है, ऐसी परिस्थिति है जिसमें एक इंसान को जितनी डाइट चाहिए होती है उसे पर्याप्त मात्रा में उतना फूड नहीं मिल रहा है, ना ही उसको पर्याप्त मात्रा में फूड की क्वालिटी मिल रही है, तो ऐसी हंगर को हमने रखा गया है क्रोनिक हंगर में। अ पर्सन हु हैज लो लेवल ऑफ इनकम अंडर द कैटेगरी ऑफ क्रोनिक हंगर, जिसके पास पूरा प्रॉपरली पैसा नहीं आ रहा है या प्रॉपरली लो इनकम कमा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को क्रोनिक हंगर कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है बच्चों, आशा है आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो बच्चों यहाँ पे मैंने कुछ प्रोडक्शन इन फूड ग्रेन्स इन इंडिया रखा गया है और अलग अलग आंकड़े लिए गए हैं इकोनॉमिक सर्वे 2017 एंड 18 के। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स बताया है। जैसे कि हमें पता है कि हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश है, और यहाँ पर वीट और राइस की सबसे ज्यादा क्या होती है? प्रोडक्शन होती है। तो किस तरीके से 1961 से लेकर 2016 और 17 तक वीट और राइस का प्रोडक्शन हुआ हमारे देश में, उस टेबल को समझा देते हैं। दिस टेबल शोज डिफरेंट ईयर प्रोडक्शन इन फूड ग्रेन्स इन इंडिया। जैसा कि मैंने बताया पूरे देश में कितना प्रोडक्शन हुआ फूड ग्रेन्स का, यानी कि उत्पादन हुआ खनिजों का, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बता रहे हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1965 टू 1995 प्रोडक्शन ऑफ व्हीट्स इंक्रीजेस बाय मोर देन 4 टाइम्स इन द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। आपने देखा होगा कि 1965 से 1995 में क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया था, ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन
उसके कारण हमारे देश में पंजाब और हरियाणा और कुछ स्टेट में जो वीट और राइस का प्रोडक्शन था वो 4 टाइम्स बढ़ गया था। ठीक है, मोर देन 4 टाइम्स बढ़ गया था। तो इस कारण हमारे देश में फूड अवेलेबिलिटी आसानी से हो गई थी। ठीक है, फूड अवेलेबिलिटी हम प्रॉपर थे। बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फूड ग्रेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस फूड सिक्योरिटी सिस्टम लाइक पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और बफर स्टॉक। क्योंकि हमारे देश के पास पर्याप्त भोजन हो गया था, ठीक है, तो इसी कारण देश के अंतर्गत गवर्नमेंट ने यानी कि सरकार ने, भारतीय सरकार ने क्या इंट्रोड्यूस करा, फूड सिक्योरिटी सिस्टम इंट्रोड्यूस करा। यानी कि ऐसी समय पे जहां पर फूड अवेलेबल नहीं होता है उस समय के लिए भारत में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और बफर स्टॉक को रिजर्व करना चालू कर दिया। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। व्हाट इज बफर स्टॉक? तो जैसा कि मैंने बताया था कि बफर स्टॉक और पीडीएस सिस्टम का भारत में इंट्रोड्यूस हो गए थे गवर्नमेंट द्वारा। तो व्हाट इज बफर स्टॉक? द फार्मर सेल्स देयर फूड ग्रेन्स एट मिनिमम सप्लाई प्राइस, प्री अनाउंस्ड प्राइस ऑफ द गवर्नमेंट, the food grains stored in the warehouse of Food Corporation of India. The stock of food grains is called buffer stock. तो बच्चों जब हमारे पास क्लाइमेटी नेचुरल क्लाइमेटी डिजास्टर्स हो जाती है या कोई ऐसी आपदा आ जाती है, उस सिचुएशन में के लिए हम लोग फूड ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। फूड ग्रेन्स कहाँ से स्टोर करते हैं? जो एक्सेसिव सप्लाई होती है हमारी फार्मर्स की, तो हम कहाँ से खरीदते हैं ये बफर स्टॉक? गवर्नमेंट खरीदती है ये फार्मर्स से, जो उनका सरप्लस प्रोडक्शन होता है। तो सरप्लस प्रोडक्शन को गवर्नमेंट खरीद लेती है फूड ग्रेन्स को, ठीक है, मिनिमम सप्लाई प्राइस पे, यानी कि एमएसपी पे वो खरीद लेती है। एमएसपी क्या है? प्री अनाउंस प्राइस है, जो कि गवर्नमेंट प्रोडक्शन से पहले ही अनाउंस कर देती है हर ईयर। ठीक है, जैसे कि कोई अगर बीज किसान के जिस समय सीजन होता है वीट का, तो उस समय से पहले ही सरकार क्या कर देती है? एक प्री अनाउंस प्राइस कर देती है कि मिनिमम इस प्राइस पर हम लोग इतने क्विंटल वो लेंगे। जैसे कि 2000 रुपए पर क्विंटल गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि 2000 रुपए पर क्विंटल हम वीट को लेंगे आपसे, फार्मर से। ठीक है, तो ये प्राइस प्री अनाउंस है, प्रोडक्शन से पहले ही सरकार अनाउंस कर देती है। और देन उसके बाद जब फार्मर प्रोडक्शन कर लेता है, जब वीट की फसल पूरी तैयार हो जाती है, यानी कि गेहूं की फसल जब तैयार हो जाती है और कटाई होने के बाद एक्स्ट्रा सरप्लस जो हमारी फसल होती है उसको कहाँ दे देती है? गवर्नमेंट को फार्मर्स द्वारा बेच दिया जाता है। ठीक है, कम से कम उतना तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर कोई और उससे एक्स्ट्रा प्राइस दे रहा होता है तो किसान उसे डायरेक्टली बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका था फार्मर सेल्स डियर फूड ग्रेन्स एंड मिनिमम सप्लाई प्राइस, प्री अनाउंस प्राइस ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है आपका दीज फूड ग्रेन स्टोर इन वेयर हाउसेस ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और स्टोर कौन करती है? जब गवर्नमेंट खरीद लेती है फार्मर्स से, तो वो कहाँ दे देती है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसको वेयर हाउस में स्टोर कर लेती है। गवर्नमेंट क्या करती है? एक तो एमएसपी डिसाइड कर दिया, तो एमएसपी डिसाइड करने के लिए वो डिसाइड करने के बाद किस पे जाएगी? फार्मर्स पे। फार्मर्स की एक्सेसिव या सरप्लस प्रोडक्शंस को वो खरीद लेगी गवर्नमेंट एमएसपी पर, या जो भी प्राइस होगा उस पर खरीद लेगी। और देन उसके बाद ये सारा काम करता कौन है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसे ग्रेनरी और अपने वेयर हाउस में रख देती है। वेयर हाउस जो उनके अपने अपने जगह होती हैं, ठीक है, ग्रेनरी और वेयर हाउस बोला जाता है उन्हें। ग्रेनरी और वेयर हाउस में रख देती है। और इन्हीं स्टॉक्स को जो वेयर हाउस में रखा जाता है, इसे क्या बोला जाता है? बफर स्टॉक बोला जाता है। समझ में आया? फूड ग्रेन्स के स्टॉक्स को क्या बोला जाता है? बफर स्टॉक बोला जाता है। समझ में आया बच्चों? चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। व्हाट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसे कहते हैं? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एट सब्सिडाइज्ड रेट्स। यानी कि कम से कम रेटों पर सरकार द्वारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा एक सिस्टम प्रोवाइड करा गया, ताकि लोगों तक, गरीब लोगों तक आसानी से सब्सिडाइज, कम से कम कीमत पर खाने की वस्तुएं पहुंचाई जा सके। समझ में आया? प्रत्येक गरीब व्यक्ति तक
और समाज के प्रत्येक व्यक्ति गरीब व्यक्ति तक वो सब्सिडाइज रेट में खाने को पहुंचा सके। दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 1992 इन 1700 बैकवर्ड ब्लॉक्स इन द कंट्री। दिस इज द फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम। पीडीएस सिस्टम 1992 में लॉन्च किया गया था। सबसे पहले इन्हें 1700 बैकवर्ड ब्लॉक्स में इंट्रोड्यूस करा गया। दिस इज फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, और ये क्या कहलाता था? फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के अंतर्गत आता था। For the implementation of this system, many programs are launched by the government of India, like Antyodaya Anna Yojana, which is for poorest of the poor, and the Annapurna scheme, which is needy senior citizen. These two programs were launched in 2000. 1992 में जब पीडीएस सिस्टम आ गया और 1700 ब्लॉक्स में ये डिवाइड हो गया, देन उसके बाद क्या हुआ? सरकार ने दो और स्कीम्स निकाली। एक निकाली अंत्योदया अन्न योजना, जो कि गरीब से गरीब लोगों के लिए थे, जो गरीबों से भी गरीब लोग थे उन लोगों के लिए अंत्योदया अन्न योजना निकाली। और जो सीनियर सिटीजन थे, गरीब सीनियर सिटीजन, आवश्यकता पूर्वक उनके लिए निकाली एक अन्नपूर्णा स्कीम। और दोनों प्रोग्राम्स जो लॉन्च हुए वो 2000 में लॉन्च हुए। For take the benefit of public distribution system of government of India provide 3 type of ration card. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भारतीय सरकार ने भारतीय जनता को 3 तरीके के राशन कार्ड प्रोवाइड कराए। समझ में आए? 3 तरीके के राशन कार्ड होते हैं बच्चों। सरकार ने जो राशन की शॉप्स खोली हैं उनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोला गया है यहाँ पर। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भारत सरकार ने 3 तरीके के राशन कार्ड प्रोवाइड कराए गए। पहला था अंत्योदया कार्ड्स। अंत्योदया कार्ड किसके लिए था? पुअरेस्ट टू द पुअरेस्ट, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, यानी कि गरीबों में भी जो गरीब थे, बहुत ही ज्यादा गरीब लोगों के लिए अंत्योदया कार्ड को निकाला गया। फिर पीपल दोज हु आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, पीपल दोज हु आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, उनके लिए था बीपीएल कार्ड, बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड। ठीक है, समझ में आया? और रेस्ट ऑल ऑफ द कंट्री, जो बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर थे, जो लोग, जितने भी लोग थे, बाकी सभी लोगों के लिए एपीएल कार्ड को गवर्नमेंट ने इशू करा। ठीक है, 3 तरीके के कार्ड, अंत्योदय कार्ड, बीपीएल कार्ड और एपीएल कार्ड। समझ में आया? यानी कि जो अंत्योदय कार्ड है वो आपने गरीबों के लिए है। बीपीएल कार्ड आपने देखा होगा सफेद रंग का होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन। एपीएल कार्ड येलो कलर का होता है, जो सभी लोगों के लिए है। ठीक है। About 5.5 lakh ration shop and fair price shop are here all over the country for implementation of this system. तो भारतीय सरकार ने अपने देश में, यानी कि भारत में, कितनी more than 5.5 lakh शॉप्स, राशन की शॉप्स को खोला है अलग अलग क्षेत्रों में, जिससे कि इस पूरे देश में राशन के सिस्टम, यानी कि राशंस को आसानी से लोगों तक पहुंचाया जा सके और सस्ते रेट्स पे, यानी कि फेयर प्राइस पे पहुंचाया जा सके। समझ में आया बच्चों? चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। करंट स्टेटस क्या है जो हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का है, वो क्या है? एट द टाइम ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इट वाज फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ पीपल। जो स्टार्टिंग में जब इंट्रोड्यूस करा गया था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यह सभी कैटेगरी के लोगों के लिए रखा गया था। देयर वॉज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पुअर एंड नॉन पुअर। उस समय में किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा गया था कि कौन पुअर है और कौन नॉन पुअर है, यानी कि पता नहीं लगा, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था राशन के लिए। ठीक है। इन 1992 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड द लॉन्च revamped public distribution system। revamped public distribution system 1992 में लॉन्च करा गया गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है। with the aim of start it in the 1700 blocks in the country। स्टार्टिंग में जो ये रैम्प्ड आरपीडीएस जो स्टार्ट करा गया, 1700 ब्लॉक में स्टार्ट करा गया पूरे देश के। ठीक है। देन अगेन इन 1997 पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिवाइज्ड एट टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच वाज ओनली फॉर द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और 1997 में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को रिवाइज करा गया और ये टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के हिसाब से गरीब लोगों के लिए बनाया गया। समाज के गरीब से गरीब लोगों के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डेवलप करा गया 1997 में। चलिए बच्चों, आशा है 2 तरीके के आपके पीडीएस सिस्टम थे, पहले रिवैम्प्ड और दूसरा था
टारगेटेड, टारगेटेड ऐसे लोग जो गरीब से गरीब थे, जिनका कोई टारगेट था अपना, ठीक है, गरीब से गरीब लोगों तक क्या पहुंचाना, राशन पहुंचाना, ठीक है। इस कैटेगरी में कौन कौन लोग थे ये भी आपको हम बता देंगे अभी। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो यहाँ देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया गया है स्क्रीन पे, अगर आपको दिख रहा हो तो जनवरी में क्या था, 200 क्विंटल, ये बफम फॉर्म थी और ये एक्चुअल स्टॉक था। पूरे देश में एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई, 357.68, और बफर स्टॉक कितना रखा गया, बफर रखा गया, बफर नॉर्म थी 214, यानी कि 214.1 बफर इतना रखना था, बाकी सब देश में कंज्यूम हो रहा था, ठीक है। एक्चुअल स्टॉक कितना था हर साल का और बफर स्टॉक कितना रखा गया, ये वो दिखाया गया है बच्चों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। मेरिट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्या क्या मेरिट्स थी। अब भाई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की क्या क्या मेरिट हुई, जो राशन की शॉप खुली इनकी क्या क्या मेरिट्स थे, क्या क्या लाभ थे। इट हेल्प्स टू कीप द फूड प्राइस स्टेबल बाय प्रोवाइडिंग फूड एट द कंसेशनल रेट, तो यानी कि फूड के प्राइस को स्टेबल रखना और कंसेशनल रेट पे जनता में प्रोवाइड कराना ही इसका मेन मोटो था। इट हेल्प टू प्रमोट it helped to prevent large number of hungers and the famine by the way of supplying foods from surplus region to deficient one, यानी कि हंगर को कम करने के लिए, सबसे ज्यादा देश में हंगर्स को कम करने के लिए और फेमाइन से बचाने का सबसे बढ़िया तरीका था पीडीएस सिस्टम, जिसमें क्या होता था, सरप्लस रीजन से, जहां पर फूड रिजर्व ज्यादा थे, उन रीजन से फूड को निकालकर डेफिशिएंट इलाकों में, यानी कि जहां पर कमी पाई जाती है राशन की, वहां तक फूड को पहुंचाना और आसानी से लोगों में प्रोवाइड कराना ही इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का दूसरा मेरिट था, ठीक है। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज परचेज फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएटेड बफर स्टॉक। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत फूड ग्रेन्स को फार्मर्स से खरीदा जाता है फूड कॉर्पोरेशन द्वारा, और क्या क्रिएट करा जाता है, बफर स्टॉक क्रिएट किया जाता है। समझ में आया, फार्मर्स से फूड ग्रेन्स को परचेज करके, सरप्लस प्रोडक्शन को परचेज करके फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपने गैरेनरी और वेयर हाउसेस में स्टोर कर लेता है, और जहां जिस जगह पे ये स्टोर होता है उसे गैरेनरी बोलते हैं या वेयर हाउस बोलते हैं। जो स्टॉक होता है उसे क्या कहा जाता है, वेयर स्टॉक कहा जाता है, ठीक है। पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कैन इजिली बाय द फूड ऑफ सब्सिडाइज्ड रेट फ्रॉम द फेयर प्राइस शॉप एट एंड इट हैज बीन पॉसिबल थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपने देखा होगा पूरे देश में राशन शॉप्स के जो रेट रखे जाते हैं वो सामान रखे जाते हैं और सस्ते से सस्ते सब्सिडाइज रेट में गरीब लोगों तक अन्न पहुंच जाता है, यानी कि खाने की चीजें पहुंच जाती हैं, ठीक है। It assuring to the farmers by the way of purchasing food at a minimum support price। बेटा यहाँ पे सपोर्ट की स्पेलिंग मुझसे गलत हो गई है, आप ठीक कर लीजिए, ये सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट है, ठीक है, SPPOURT, ठीक है, सपोर्ट है ये, ठीक है। इट एज्यूमिंग द फार्मर बाय द वे ऑफ परचेजिंग फूड एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और इससे ये पीडीएस का फायदा ये हुआ कि फार्मर्स एक अश्योर हो जाते थे कि भाई हमारे प्राइस, हमारे जो प्रोडक्शन हुई है उसका इतना प्राइस मिलेगा ही मिलेगा, जो कि गवर्नमेंट द्वारा तय कर दिया जाता था, प्री अनाउंस होता था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी भी बोला जाता है इसे बेटा। और एफसीआई की फुल फॉर्म आपकी एक नंबर में आ जाती है कई बार, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ध्यान रखिए इन पॉइंट्स को, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब आ जाते हैं बच्चों डीमेरिट्स ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या क्या डीमेरिट्स हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के। In this system, food grains are stored as a buffer stock which become wasteful due to gradually decrease in the quantity of food grains due to the deterioration, wear and tears and the rotating etc. आपने देखा होगा बच्चों इसके कुछ पीडीएस सिस्टम के कुछ डीमेरिट्स भी हैं। वेयर हाउस में हमारा माल सड़ जाता है, जैसे बाढ़ आ जाती है, कई बार बारिश, खुले सामान हमारा फूड ग्रेन्स खुले में पड़े रहते हैं, स्टोर हुए रहते हैं। जो हमारी गैरेनरी होती है वहां पर भी आपने देखा होगा इरेगुलरिटी पाई जाती है, कई बार क्या होता है बाढ़ आ जाती है उस क्षेत्र में, तो हमारा बहुत सा फूड ग्रेन वेस्ट हो जाता है, ठीक है। इन दिस सिस्टम फूड ग्रेन्स आर stored as a buffer stock which become wasteful due to the gradually decrease in quantity of
फूड ग्रेन्स ड्यू टू द डिटोरेशन वियर एंड टीयर। तो यानी कि जो उनको रखने की जगह है वहां पे पर्याप्त साधन ना होने की वजह से हमारा बफर स्टॉक क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है और डिक्रीज हो जाती है उसकी क्वांटिटी। Sometime products of the public distribution system is malpractices by PDS dealers through the selling of food grains in the open market marked for the getting better margins। आपने देखा होगा कई बार हमारे पीडीएस सिस्टम्स के जो रिटेलर्स होते हैं, डीलर्स होते हैं, वो भी फूड ग्रेन्स को डायरेक्टली मार्केट पे फेयर प्राइस पे ना सेल कर जो हमारे पीडीएस सिस्टम से जो फेयर प्राइस पे सेल होना चाहिए था उस पे सेल ना करके वो ओपन मार्केट में उन्हें सेल कर देते हैं, जिससे कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा मार्जिन मिल जाता है। समझ में आया बच्चों? तो ये कुछ डिमेरिट्स है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के, जिन्हें बाद में धीरे धीरे दूर करा गया। रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन फूड सिक्योरिटी। कोऑपरेटिव्स यानी कि जो सोसाइटीज है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या और भारतीय सरकार, क्या क्या उनके रोल हैं फूड सिक्योरिटी के क्षेत्र में। Cooperatives open many fair prices shop to sell food grains at the concessional rate। Cooperatives यानी कि ऐसे बहुत सी सहायक कंपनियां हैं या सहायक शॉप्स हैं जिसके द्वारा जनता तक कंसेशनल प्राइस में लोगों तक राशन पहुंच जाता है, यानी कि कम कीमतों पर लोगों तक राशन पहुंच जाता है। तो कॉपरेटिव्स ने बहुत सारी शॉप्स खोल दी हैं पूरे देश में, जिससे कि आसानी से सस्ते रेट पर लोगों तक फूड ग्रेन्स पहुंच जाते हैं। Academy of Development Science in Organization of Training and Capacity Building Program on Food Security for NGO in Maharashtra. It facilitates a network of NGO for setting up Bank of the Grains. It is successful food security intervention। ठीक है, जो हमारे देश में एक डेवलपमेंट साइंस इज एन ऑर्गेनाइजेशन, अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम को प्रोवाइड कराता है फूड सिक्योरिटी में। ऐसे एनजीओज महाराष्ट्र में रन हो रहे हैं जिनका नेटवर्क पूरे देश के एनजीओ से क्या है, जुड़ा हुआ है, और जो पूरे देश में फूड ग्रेन्स की सप्लाई को बनाए रखते हैं और फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखते हैं। इन तमिलनाडु 94% फेयर प्राइस शॉप्स आर बीइंग रन बाय द कोऑपरेटिव्स। और जो भारत में तमिलनाडु जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत 54% शॉप्स जो रन करी जाती हैं कोऑपरेटिव्स द्वारा रन करी जाती हैं, जिससे कि पीडीएस सिस्टम सही तरीके से बना रहे। प्राइवेट शॉप्स हैं यानी कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स में दे दिया है, उन्हें गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं रखा गया। कोऑपरेटिव यानी कि उन्हें एक सहायक संघ को दे दिया है जिससे कि आसानी से वो रन हो सके। मदर डेयरी इज अ सक्सेसफुल स्टोरी ऑफ कोऑपरेटिव इन मिल्क्स एंड वेजिटेबल इन इंडिया। आपने सुना होगा, मदर डेयरी का नाम सुना होगा। ये एक बहुत अच्छी स्टोरी है जिसके द्वारा हम बता सकते हैं कि कोऑपरेटिव मिल्स पूरे हमारे देश में मिल सकता है। मदर डेयरी का नाम आपने सबने सुना होगा। मदर डेयरी में दूध प्रिजर्व्स को कराया जाता है और पूरे दिल्ली में दूध और सब्जियों की सप्लाई प्रोवाइड करी जाती है मदर डेयरी द्वारा। ठीक है। अमूल इज ऑल्सो अ सक्सेसफुल स्टोरी ऑफ कोऑपरेटिव मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इन गुजरात। अमूल भी एक इसी तरीके की एक सक्सेसफुल स्टोरी है जो कि अपने क्षेत्र में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में गुजरात में बहुत अच्छा काम कर चुकी है। समझ में आया बच्चों? दो एग्जांपल दिए। मदर डेयरी जो दिल्ली में है, जो मिल्क प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड कराती है और वेजिटेबल को प्रोवाइड कराती है पूरे दिल्ली में। इसी तरीके से अमूल एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो आपने नाम सुना होगा, जो बहुत बड़ी कोऑपरेटिव है मिल्क से रिलेटेड और मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड गुजरात के अंतर्गत। ठीक है, तो ये बहुत दो फेमस जाने मानी कोऑपरेटिव्स हैं जो सहायता कर रही हैं फूड सिक्योरिटी में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम क्या है? ठीक है, दिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड ऑन नवंबर 14, 2004 इन 150 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंट्री। 14 नवंबर 2004 में नेशनल फूड वर्क प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस कराया गया 150 गांवों के अंतर्गत, 150 जिलों के अंतर्गत। ठीक है, ऐसे जिले जो बहुत ज्यादा बैकवर्ड थे, देश के 150 जिलों के अंतर्गत 14 नवंबर 2004 को नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम चलाया गया। ठीक है, द प्रोग्राम इज फॉर दोज रूरल पीपल हु आर नीडी ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट एंड डिजायर टू डू मैनुअल अनस्किल्ड वर्क। ये प्रोग्राम चलाया गया ग्रामीण क्षेत्रों, ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिन्हें बहुत ज्यादा जरूरत थी अपने काम के लिए और जो चाहते थे मैनुअली काम करना,
ठीक है, ऐसे लोग जो काम करना चाहते थे लेकिन उनके पास काम नहीं था, ऐसे लोगों के लिए यहां पर क्या चलाई गई, ये योजना चलाई गई 14 नवंबर 2004 में। ठीक है, द एम ऑफ दिस प्रोग्राम इज एक्सटेंसिफाई द जनरेशन सप्लीमेंट वेजेस एम्प्लॉयमेंट, यानी कि लोगों में वेजेस एम्प्लॉयमेंट, काम के प्रति क्या करना, लोगों में काम के प्रति प्रोत्साहन करना। ठीक है, ये सारी इस स्कीम के अंतर्गत रखा गया था कि लोग काम के प्रति क्या हो, उत्सुक हो और काम को करें, उन्हें काम प्रोवाइड कराया जाए। इट इज 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इन दिस प्रोग्राम द फूड ग्रेन्स आर प्रोवाइडेड टू स्टेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम था जो कि स्टेट को प्रोवाइड कराया जा रहा था फ्री ऑफ कॉस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, अब पूरा प्रोग्राम 100% सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा क्या था, स्पॉन्सर्ड था, यानी कि जो भी पैसा, जो भी खर्चा आ रहा था उस प्रोग्राम को रन करने के लिए, वो सारा पैसा केंद्र सरकार उठा रही थी। ठीक है, और सभी स्टेट्स को फ्री में क्या प्रोवाइड कराए जा रहे थे, फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कराई जा रही थी। ठीक है, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल नोडल ऑफिसर इज कलेक्टर इन दिस प्रोग्राम। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करा गया जो कि कौन होता था, कलेक्टर होता था। ठीक है, समझ में आया। इस प्रोग्राम के अंतर्गत एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करा गया। नोडल ऑफिसर जो होते थे वो मोस्टली कलेक्टर ही होते थे। ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो ये था आपका नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2004, 19 नवंबर, वो 14 नवंबर 2004। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अंत्योदय अन्न योजना। बच्चों, अंत्योदय अन्न योजना किसे कहते हैं? दिस योजना वाज स्टार्टेड इन दिसंबर 2000, दिसंबर 2000 में ये लॉन्च हुई थी। 1 करोड़ ऑफ द पुअरेस्ट अमंग द बीपीएल फैमिली आर कम अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन दिस प्रोग्राम, यानी कि बीपीएल कैटेगरी के ऐसे लोग जो पीडीएस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। 1 करोड़ लोग जो गरीबों में आते हैं, गरीबों में से भी गरीब हैं, बीपीएल फैमिलीज में से, वो इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। इन दिस प्रोग्राम पुअरेस्ट पीपल वर आइडेंटिफाइड थ्रू बिलो पॉवर्टी लाइन सर्वे। इस प्रोग्राम के अंतर्गत बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को जाना जाता है सर्वे द्वारा। ठीक है, नाउ 2 करोड़ फैमिली हैव बीन कवर्ड अंडर द AAY, यानी कि अंत्योदय अन्न योजना, विद द इंक्रीमेंट ऑफ 50 लाख ईच इन द जून 2003 इन अगस्त 2004। तो बच्चों 2000 आज की डेट में नहीं बोला गया है कि 2 करोड़ फैमिली अब तक कवर्ड हो चुकी हैं किस प्रोग्राम के अंतर्गत, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत। ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना जो थी, गरीबों में से भी गरीब जो थे उन लोगों को रखा गया था। 50 लाख लोगों को और इस कैटेगरी में इंक्रीज करा गया जून 2003 में और अगस्त 2004 में। समझ में आया बच्चों? अगस्त 2004 और जून 2003 में 50 लाख लोग और इंक्रीज करे गए इस कैटेगरी के अंतर्गत, इस प्रोग्राम के अंतर्गत। ठीक है, सब्सिडी। इट इज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल एड मेड बाय द गवर्नमेंट टू अ प्रोड्यूसर टू फिक्स अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी प्राइस का, किसी भी कमोडिटी की प्राइस, यानी किसी भी उत्पाद की प्राइस को फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट को उस फार्मर को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट अपना योगदान, फाइनेंशियल वित्तीय सहायता प्रदान करती थी। समझ में आया? किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता को यहाँ पर सब्सिडी बोला गया। ठीक है, जैसे कि हमें गैस में मिलती है कि हमें गैस चाहिए हमारे देश में, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास उतने पैसे नहीं होते, हम क्या करते हैं, हमारी सब्सिडी हमारे बैंक में आ जाती है और हम पूरे पैसे गवर्नमेंट, मतलब हम जैसे 700 रुपए का सिलेंडर है तो हम 200 रुपए हमें गवर्नमेंट की तरफ से आ जाते हैं और 500 रुपए हम अपनी तरफ से डाल के 200 रुपए गवर्नमेंट अपनी तरफ से दे रही है हमें उसी चीज को खरीदने के लिए, तो हम गवर्नमेंट से वो खरीद लेते हैं। ठीक, समझ में आया? यानी कि 200 गवर्नमेंट देगी, 500 हम देंगे, हम जाके वहां से ले लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट अपनी तरफ से वित्तीय मदद दे रही है तो इसे बोला जाता है सब्सिडी। समझ में आया? प्रोड्यूसर्स को पहले से ही हेल्प मिल जाती, गवर्नमेंट द्वारा हेल्प दी जाती है ताकि कमोडिटी का उत्पादन हो सके। इट लीड्स टू अ फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट विद मेंटेनिंग प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट। देखो, सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट में किसी को कोई भी घाटा ना हो
और प्रोड्यूसर्स को किसी भी प्रकार का कोई घाटा ना हो, इसीलिए सरकार सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। समझ में आई? प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाती है कंज्यूमर को, और कंज्यूमर क्या करता है, उसका पूरा प्राइस प्रोड्यूसर्स को देता है, ताकि प्रोड्यूसर्स को किसी भी प्रकार का कोई घाटा ना हो। ठीक है बच्चों, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया बच्चों। अगर आपके समझ में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है या कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है, इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू इट, यू जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, ये आपकी बुक समाप्त हो चुकी है इकोनॉमिक्स की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।